co-powered by Techno. हेलो एंड वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं मनी 9। आपने अपने पेंशन के बारे में क्या सोचा है? सोचा है, नहीं सोचा है? नहीं सोचा है तो अब ये जान लीजिए कि आप अपने बच्चों के पेंशन के बारे में सोच सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सरकार की नई जूनियर पेंशन स्कीम की। वैसे इसका ऑफिशियल नाम है एनपीएस वात्सल्य। इस स्कीम को अभी अभी सरकार ने लॉन्च किया है। आपको याद होगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब इस सरकार का पहला फुल फ्लेजेड बजट लेकर आई थी, तब उस वक्त उन्होंने ऐलान किया था और अब ये स्कीम हमारे सामने आ गई है। तो अभी हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो एनपीएस वात्सल्य स्कीम है, ये जो एग्जिस्टिंग एनपीएस है उसी का एक हिस्सा होने वाली, यानी उसी के पैटर्न में इसको डिजाइन किया गया है। जो पेरेंट्स अपने बच्चों की रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक विकल्प के तौर पर आया है। इस योजना में 18 साल तक के बच्चे का एनपीएस वात्सल्य अकाउंट खोला जा पाएगा और बच्चे के बालिग होने तक इस खाते की देखभाल जो है पेरेंट या गार्जियन करने वाले हैं। बालिग होने के बाद ये अकाउंट खुद जो है, जो अडल्ट हो रहा बच्चा है, वो कर सकता है। तो आज हम इवैल्यूएट करते हैं कि ये एनपीएस वात्सल्य स्कीम किसके लिए फायदेमंद है, किसके लिए नहीं। क्या आपको निवेश करना चाहिए? आप भी अपने स्पाउस से ये सवाल पूछ रहे हैं क्या कि अपने बच्चे के लिए हम एनपीएस वात्सल्य में रजिस्ट्रेशन करें? तो चलिए इस सवाल का जवाब देते हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जितेंद्र सोलंकी। जितेंद्र सर, बहुत स्वागत है आपका। अब बताइए, जो जूनियर एनपीएस आ गया है हमारे सामने, इस स्कीम को आप कैसे देख रहे हैं? आप क्या पिक कर रहे हैं इसमें? क्या लग रहा है आपको जब आपने देखी स्कीम के पहले सारे रूल्स, जब आप देख रहे हैं तो? देखिए, मैंने जितना पढ़ा स्कीम के बारे में तो कम्प्लीटली रिटायरमेंट स्कीम है। रिटायरमेंट स्कीम है आपके बच्चों के लिए, यानी कि आप कंट्रीब्यूट करेंगे अपने बच्चों के लिए सो दैट वो अपने रिटायरमेंट के लिए एक अच्छा कॉर्पस एक्यूमुलेट कर पाए, क्योंकि उनको बहुत लंबी अवधि मिल जाएगी और उस कॉर्पस से वो अपना उनका रिटायरमेंट बहुत अच्छा निकलेगा। अगर मुझे देखना हो इस स्कीम को, तो आज के सिनेरियो में जहां हम बैठे हैं वहां लोग अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। लोगों के पास खुद के रिटायरमेंट के लिए पैसा नहीं बचता है, क्योंकि जब हम हाई कॉस्ट ऑफ एजुकेशन लगाते हैं उस पैसा एजुकेशन में चला जाता है, मैरिज है या और दूसरे एक्सपेंसेस हैं, तो पैसा बचता नहीं है लोगों के पास, खासकर मिडिल क्लास फैमिलीज के पास। तो क्या वो बच्चों के रिटायरमेंट के लिए कंट्रीब्यूट कर पाएंगे अपने रिटायरमेंट को छोड़कर, या वो बच्चों की एजुकेशन को छोड़कर क्या वो एनपीएस के रिटायरमेंट के लिए निवेश कर पाएंगे? अब बहुत मुश्किल है इस बात को मानना, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जो आज का सिनेरियो है और जो जितने भी सर्वेज हम करते हैं उसमें यही पाते हैं कि लोग अपने रिटायरमेंट के लिए रेडी यस, नहीं है, तो बच्चों के लिए रिटायरमेंट के लिए वो कैसे रेडी कर पाएंगे? बहुत ही ओके, वैलिड पॉइंट है। मैं एक मदर हूँ और जब मैं अपने बच्चे को देखती हूँ तो शायद उसकी रिटायरमेंट का ख्याल मुझे नहीं आता है। उसके पहले मुझे ख्याल आता है कि अभी उसको हायर एजुकेशन के लिए मुझे पैसे इकट्ठे करने हैं, उसके फ्यूचर को मैं कैसे बेटर बनाऊं। पर आपको क्या लग रहा है कि ये जो है रिटायरमेंट जो है, आपने कहा कि हम ही लोग प्रिपेयर्ड, कई एडल्ट्स हैं जो प्रिपेयर्ड नहीं रहते हैं, तो क्या सरकार चाहती है कि ये इनग्रेन कर दिया जाए कि भाई आपको पेंशन जो है पाने के लिए अभी से निवेश करना चाहिए? और पर मुझे ऐसा लग रहा है एज अ पेरेंट, मुझे तो लग रहा है अभी तो मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना है, मैं उसकी रिटायरमेंट की बात कैसे करूं? देखिए, अगर आप इसके बैकग्राउंड को समझें तो सरकार किसी भी तरीके से वो जो रिटायरमेंट का जो पेंशन का जो एक बड़ा लायबिलिटी जो है उसको वो कम करना चाहती है। और हमारे यहाँ जितनी पॉपुलेशन है उसमें अगर ज्यादातर लोग रिटायरमेंट के लिए प्रिपेयर नहीं होंगे, तो एक बड़ा हिस्सा, एक बड़े परसेंटेज रिटायर्ड लोगों की होने वाली है आगे चल के। तो ऐसे में बड़ा मुश्किल होगा कोई भी सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना या किसी और चीज को करना। इसीलिए सरकार ये स्कीम लेके आई कि आने वाली जो जनरेशन है उनको अपने रिटायरमेंट के लिए प्रिपेयर किया जाए, क्योंकि यही मानना है, या मुझे ऐसा लगता है ये मान लिया गया है कि उनके लिए कुछ भी पेंशन में अवेलेबल नहीं होगा। शायद जो सरकारी पेंशन आज अवेलेबल है, ये भी शायद पेंशन आगे चल के अवेलेबल नहीं होगी। तो उस सबको रखते हुए ये स्कीम लेके आई है। बट मुझे ऐसा लगता है कि
इसके लिए तो बहुत जल्दी है, क्योंकि अभी तो मैं खुद के रिटायरमेंट के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ। उसके बाद मुझे सबसे पहले एजुकेशन नीड को पूरा करना है। देखिए आज की डेट में अगर आप एक किसी मिडिल क्लास फैमिली का बजट देखें तो उस बजट में एजुकेशन बहुत बड़ा हिस्सा है, और वो एजुकेशन का एक्सपेंडिचर करते करते पेरेंट के पास सिर्फ इतना पैसा बचता है कि या तो वो बच्चे की एजुकेशन के लिए निवेश कर पाते हैं या खुद के रिटायरमेंट के लिए निवेश कर पाते हैं। अब उसमें एक तीसरा हिस्सा अगर उनको निकालना पड़े तो बहुत मुश्किल होगा। तो मेरी राय में अगर ये स्कीम को देखें तो शायद ये स्कीम कहाँ किन लोगों के लिए ठीक बैठेगी, कौन लोग कर सकते हैं। शायद ग्रैंड पेरेंट्स अगर ग्रैंड किड को गिफ्ट दे रहे हैं तो वहां हो सकता है, मे भी कुछ हद तक शायद स्पेशल चिल्ड्रन फैमिलीज है वहां पे हो सकता है, क्योंकि उनके बच्चों के लिए लाइफ लॉन्ग इनकम का प्रोविजन उनको करना होता है। बट अदरवाइज प्रेजेंट सिनेरियो में तो मुझे लगता है कि एजुकेशन को अगर हम ज्यादा महत्व देते हैं, एजुकेशन मैरिज जहाँ पे कि हम ज्यादा ध्यान रखते हैं और ज्यादा मेरा जो कमाई का हिस्सा है वो वहीं जाता है, एब्सोल्युटली तो एब्सोल्युटली। बहुत थॉट मुश्किल अच्छा है। है, मैसेजिंग अच्छी है, पर स्कीम जो है वो कितना जो है वो लोगों को खींच पाएगी, क्योंकि जितेंद्र सर ऑलरेडी बच्चों के लिए कई तरह के निवेश हैं जिस पर मैं और आप कई बार बात भी करते रहे हैं। आप एज ए पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट, मैं एज समवन जो पर्सनल फाइनेंस को क्लोजली फॉलो करती हूँ। ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान्स हैं, यूलिप्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, फोकस्ड प्लान्स तो है ही, और आप जनरली भी म्यूचुअल फंड में निवेश करके लॉन्ग टर्म के अपने गोल्स को अचीव करते हैं। तो जब इन सब के सामने मैं एनपीएस वात्सल्य को रखती हूँ तो आपको क्या लगता है कौन मुझे बेटर रिटर्न, मेरे लिए बेटर कॉर्पस जुटा सकता है? देखिए कॉर्पस जुटाने के बहुत सारे तरीके हैं करने को। तो अगर मैं म्यूचुअल फंड में खाली निवेश करूं और इक्विटी म्यूचुअल फंड देखूं तो शायद मैं बहुत अच्छा कॉर्पस जमा कर पाऊंगा। हाँ, एनपीएस में एसेट एलोकेशन होता है, एक फोर्स एसेट एलोकेशन होता है जिससे कि आपकी एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी अच्छी बनती है। एनपीएस ने रिटर्न अच्छा दिया है, तो अगर मुझे ये 50-60 साल के लिए निवेश करना पड़े तो जरूर कॉर्पस एक अच्छा बन सकता है। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या पेरेंट्स के पास इतना पैसा है कि वो अपने रिटायरमेंट के पहले पहले निवेश करें, उसके बाद बच्चे की एजुकेशन मैरिज के लिए निवेश करें, और फिर वो तीसरा हिस्सा जो एनपीएस वत्सल्य में डालें, या फिर इन दोनों में से किसी एक गोल को छोड़ के वो एनपीएस वत्सल्य में निवेश करें, और जबकि उनको कोई स्पेसिफिक टैक्स बेनिफिट इसमें अभी अवेलेबल नहीं है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि सेविंग में आपने एक तीसरा हिस्सा और जोड़ दिया। अभी वो जो दो सेविंग है उसी में अभी फाइट होती है। और अगर आप ईपीएफ का डाटा उठा ले तो मैक्सिमम लोग ईपीएफ पहले ही यूटिलाइज कर लेते हैं, क्योंकि कभी घर बच्चों की एजुकेशन के लिए, बच्चों की मैरिज के लिए, किसी इलनेस के लिए तो पहले ही ईपीएफ का ज्यादा कॉर्पस यूटिलाइज हो जाता है, जिससे कि ईपीएफ डिप्लीट हो जाता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो क्या एक और हिस्सा मेरी सेविंग में से निकल पाएगा? मैं क्योंकि ऑल्टरनेटिव नहीं चूज कर सकता, मैं एजुकेशन को छोड़ के सडनली रिटायरमेंट पे नहीं जा सकता, तो मुझे एक हिस्सा और निकालना है। तो क्या वो तीसरा हिस्सा निकलने में कितनी फैमिली सक्षम होगी, मुझे वहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगता है। जिस तरीके से मिडिल क्लास फैमिलीज का खासकर अभी के सिनेरियो में हाई इन्फ्लेशन है, प्राइसेस इतने हाई है, एजुकेशन कॉस्ट इतना हाई है, तो अगर हम शायद एजुकेशन कॉस्ट में कुछ रियायत करते तो वहां पे जरूर मुझे लगता कि पेरेंट्स जो खुश होते और वहां पे था। बट तीसरा हिस्सा अपनी सेविंग में से निकालना शायद कम ही फैमिलीज कर पाएंगे। ठीक है, अब ये बताइए कि मिनिमम 1,000 रुपए के निवेश से ये शुरू हो सकता है, तो आपको जो है बच्चे का एक प्लान अकाउंट जो है रिटायरमेंट अकाउंट नंबर लेना होगा। अब बोलते हुए अजीब लगता है कि बच्चे का रिटायरमेंट अकाउंट नंबर लेना होगा। ओके चलिए, हमने ये तो बहुत बात कर ली। मिनिमम मैं अब पूछना ये चाहती है 1,000 रुपए का निवेश करना है, आपने कुछ कैलकुलेशंस की हैं कि कितना रिटर्न कोई व्यक्ति कमा पाएगा एनपीएस वात्सल्य में अगर अपने बच्चे के लिए वो निवेश करता है, तो अपने बच्चे के लिए वो किस तरह के कॉर्पस को तैयार कर सकते हैं? देखिए एक रफ कैलकुलेशन अगर हम करें तो मान लीजिए कोई 10,000 रुपये साल का अगर निवेश करता है एनपीएस में, तो छोटी फैमिलीज की बात करता हूँ, और 10% का अगर रिटर्न उसको मिलता है तो 18 साल में लगभग लगभग 5 लाख का कॉर्पस वो इकट्ठा कर लेते हैं। और यही अगर 60 साल की एज तक कंटिन्यू करें तो आप 2.5 करोड़ के कॉर्पस पर पहुंच जाते हैं। तो ये कुछ फिगर्स हैं। अब इसी में निवेश को अगर मैं बढ़ा दूं और 4,000 रुपये महीने निवेश कर लूं तो शायद 18 साल तक मैं 38 लाख रुपए तक पहुंच सकता हूं, और मे भी 5 करोड़ के कॉर्पस तक जब 60 साल का होगा तब पहुंच सकते हैं। तो फोर्स सेविंग के लिए अच्छा विचार है कि शायद फोर्स सेविंग होगी, लेकिन अभी अगेन
18 साल के बाद देखिए 2-3 क्वेश्चन है। पहली बात फोर्स सेविंग है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि क्या तीसरा हिस्सा निकलेगा। मुझे उस पर डाउट है कि बहुत ज्यादा फैमिली निकाल पाएंगे। दूसरा, क्या 18 साल के बाद केवल एनपीएस होने से सेविंग डिसिप्लिन आ जाएगा बच्चे में? क्या वो अपने रिटायरमेंट के लिए इसी में निवेश करेगा? उसके पास दूसरा ऑल्टरनेटिव भी है, क्योंकि अगर हम भी जब नौकरी शुरू करते हैं तो उसके बाद पहला माइंड में यही आता है कि इससे पहले से भी जो गोल है उसके लिए मुझे पैसा इकट्ठा करना है। तो कितना वो निवेश कर पाएंगे एनपीएस में? क्योंकि मैंने जो भी फिगर्स बताए ये तब है कि जब वो एनपीएस कंट्रीब्यूशन कंटिन्यू रहता है 60 साल तक। तो ये सब क्वेश्चंस है जिनका जब तक आंसर नहीं मिलेगा बहुत मुश्किल है। फोर्स सेविंग के लिए अच्छा प्लान हो सकता है, बट मेरी राय में वो तीसरा हिस्सा क्या कितनी फैमिलीज निकाल पाएंगी, वहीं पे मुझे उसका आंसर मिल जाएगा तो शायद हमें इस स्कीम का भी बेनिफिट पता लग जाएंगे। ओके, सो मुझे ये बताइए, अब कुछ नियमों के बारे में बात करते हैं। अगर कोई अकाउंट खोलना चाहता है तो उसको क्या करना होगा, स्टेप 1 क्या होगा उनके लिए, और जब फिर बच्चा 18 का होगा तो उस बच्चे के नाम पे ये अकाउंट ट्रांसफ़र होगा। फिर बच्चे को कंट्रीब्यूशन 18 साल में तो नौकरी मिलेगी नहीं, तो बच्चा लेट कंट्रीब्यूशन, मान लीजिए 18 साल का बच्चा है जो कि उसको नौकरी मिलती है जब वो 24-25 साल का होता है, तो उस दौरान उसके कंट्रीब्यूशन जारी रखना होगा। और इसमें हम पैसे निकालने का भी एक प्रावधान रखा गया ना। तो 3 सवाल, कैसे आप इनरोल करेंगे, कैसे ये कंटिन्यू करेगा, और पैसे विड्रॉ करने के लिए भी कुछ इसमें नियम है जो सिमिलर है ना एनपीएस की जो स्कीम है। देखिए जो स्कीम के फीचर्स हैं वो ये कि 1000 रुपये मिनिमम कंट्रीब्यूशन के साथ आप स्टार्ट करते हैं, मल्टीपल 1000 रुपीज के साथ आप निवेश कर सकते हैं। 18 साल तक पेरेंट कंट्रीब्यूट करते हैं, माइनर अकाउंट कहलाएगा ये एनपीएस वर्षाले। 18 साल के बाद ये मेजर में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि मेरा एनपीएस अकाउंट है या आपका एनपीएस अकाउंट है, इस तरीके से जो चाइल्ड है वो अपना एनपीएस अकाउंट मेंटेन करेगा। अब एज अ पेरेंट हमेशा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एनपीएस में, वो हो सकता है जब तक बच्चा जो है सेल्फ सफिशिएंट ना हो जाए। लेकिन उसके बाद वो बच्चा खुद मैनेज करेगा अपने एनपीएस अकाउंट को। और इसका 18 साल के बाद 18 साल तक कोई लिक्विडिटी का प्रोविजन नहीं है। उसके बाद एनपीएस जो आज एनपीएस में प्रोविजन में लिक्विडिटी अवेलेबल है वही एनपीएस में लिक्विडिटी अवेलेबल होगी, यानी कि एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ही आप पैसा निकाल पाएंगे कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस पे। तो ये एक पूरी तरह से एनपीएस अकाउंट है, पूरी तरह से एनपीएस अकाउंट है। एनपीएस रिटायरमेंट अकाउंट की तरह ही ये काम करेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि आप इस अकाउंट को बहुत जल्दी शुरू कर रहे हैं, एज अ माइनॉरिटी में शुरू कर रहे हैं। उसके बाद जैसे एनपीएस टायर 1 अकाउंट आज हमारे लिए, ऐसे ही वो नॉर्मल एनपीएस टायर अकाउंट की तरह वो यूज होगा, जिसमें विड्रॉल में लिमिटेशंस है। 60% आप टैक्स फ्री विड्रॉ कर सकते हैं रिटायरमेंट पे, लेकिन और कोई खास बेनिफिट इसमें नहीं है। वो बेनिफिट जो आप पहले एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए आप निकाल सकते हैं, वो बेनिफिट अवेलेबल नहीं होगा। इन द सेंस कि वो बेनिफिट जब 18 साल के बाद आपके पास टायर 1 एनपीएस अकाउंट हो गया, तो टायर 1 एनपीएस अकाउंट में बेनिफिट दिए गए हैं कि एजुकेशन हो या इलनेस हो, उसके लिए आप एक सर्टेन लिमिट तक पैसा निकाल सकते हैं, वही इस अकाउंट पे एप्लीकेबल होगा। ओके, लेकिन जब 18 साल, जब वो माइनर अकाउंट है, तब प्री मैच्योर विड्रॉल का प्रावधान है या नहीं है? इसके बारे में है कोई जानकारी सर? नहीं, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है कि उस टाइम पे क्या बच्चे की एक्सपेंसेस के लिए निकाल सकते हैं, ऐसी कोई क्लैरिफिकेशन अभी आया नहीं है। ठीक है सर, एक और क्लैरिफिकेशन नहीं मिला है कि टैक्स छूट को लेकर के, क्योंकि मुझे लगा जब इनॉग्रेशन, जब अनाउंस हुआ बजट में, तब तो कुछ नहीं बोला गया। फिर मुझे लगा जब ये प्लान इम्प्लीमेंट हो जाएगा, इनॉग्रेट हो जाएगा, तब टैक्स छूट पर कुछ बात कहेंगी हमारी वित्त मंत्री। तो उसमें भी कुछ भी नहीं, टैक्स को लेकर के कोई क्लैरिटी नहीं दिखी मुझे, ना ही पीएफआरटीए ना ही ईएनपीएस के वेबसाइट पर। नहीं, टैक्स को लेकर भी कोई क्लैरिटी नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि कोई स्पेशल टैक्स बेनिफिट आने वाला है। देखिए, इसे एनपीएस को ही प्रमोट किया गया है। सिर्फ एनपीएस को पेरेंट्स के लिए एक सुविधा दी गई है कि एनपीएस को और लॉन्ग टर्म बनाया जाए, इस निवेश को और लॉन्ग टर्म किया जाए, वो किया गया है। अगर एनपीएस 18 साल के बच्चा जब हो जाएगा तब तो कोई स्पेशल टैक्स बेनिफिट मिलेगा नहीं। जो हमें आज एनपीएस में बेनिफिट दिखता है वो इसको बेनिफिट मिलेगा। अब माइनॉरिटी में कोई स्पेशल टैक्स बेनिफिट आ जाए, मुझे बहुत कम चांसेस लगते हैं। हालांकि कोई क्लैरिटी अभी आई नहीं है। 80C का बेनिफिट जरूर मिल सकता है, बट वो तब तक जब तक हम पुराना टैक्स रिजीम एप्लीकेबल है। बट मुझे और कोई अभी क्लैरिटी आई नहीं है कि कोई स्पेशल टैक्स बेनिफिट इसमें मिलने वाला है।
जितेंद्र सर, एक थॉट आया, मैंने आपके साथ किया था यूनिफाइड पेंशन स्कीम, तो जब मैं और आप बात कर रहे थे तो हमने कहा था यूपीएस आने के बाद एनपीएस की चमक फीकी हो गई, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एनपीएस वात्सल्य के जरिए एनपीएस की चमक को थोड़ा और लाने की कोशिश की जा रही है। आप अग्री करेंगे मुझसे? देखिए, गवर्नमेंट जरूर इस तरफ ध्यान दे रही है कि किसी तरीके से एनपीएस को एक चमकाया जाए। मेन रिटायरमेंट स्कीम बनाया जाए। और वो मैं समझता हूँ कहाँ से आ रही है कि क्योंकि एक तरफ लायबिलिटी खड़ी भी हो गई है, यूपीएस आने से एक तरफ लायबिलिटी, बहुत बड़ी ऑब्वियसली। लायबिलिटी खड़ी हो गई है सरकार के लिए। अब ये फ्यूचर जो जनरेशन है उसमें इस लायबिलिटी को कम करना है। ओके, तो उसका एक ही जरिया है कि किसी तरह से एनपीएस को प्रमोट किया जाए, एनपीएस में फीचर्स लाए जाएं। अभी एनपीएस में हो सकता है इसके बाद हम उसमें, अब शायद मैं इंटरव्यू पढ़ भी रहा था, उसमें था कि अभी एनपीएस को लॉन्च किया गया है, इसके बाद हो सकता है इसको इम्प्रोवाइज किया जाएगा। तो हो सकता है फीडबैक के अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए बहुत पॉपुलर नहीं होता है तो इसको कुछ इम्प्रोवाइज किया जाए तो तब अट्रैक्टिव हो सकता है। बट मेन थ्रस्ट गवर्नमेंट का यही है कि रिटायरमेंट के लिए पहले से प्रिपेयर करवाया जाए। ओके, सो एक फोर्स्ड सेविंग की आदत, एक सेविंग डिसिप्लिन की आदत लाने की कोशिश की जा रही है अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए। बट एज समवन जो कि पर्सनल फाइनेंस की एडवाइस देते हैं, आप सेबी के रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं, क्या आपको लग रहा है कि ये जो है पेंशन प्लान, इसका पलड़ा कितना भारी है जब आप इसे कंपेयर करते हैं दूसरे इन्वेस्टमेंट से, जहां मेरे पास ऑप्शन रहता है कि मैं अपने बच्चे के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश कर लूं, मैं अपने बच्चे के लिए यूलिप खरीद लूं, मैं अपने बच्चे के लिए कहीं और किसी और तरह का गोल्ड का निवेश चुन सकती हूं लॉन्ग टर्म के लिए। तो इन सब के सामने एनपीएस वात्सल्य टिक रहा है सर? आप एडवाइस करेंगे लोगों को निवेश करने के लिए? आप किसे एडवाइस करेंगे निवेश करने के लिए? देखिए, बहुत मुश्किल होगा इसका, क्योंकि अगर मैं इस चीज को समझूं एज अ पेरेंट भी, अगर मैं चाइल्ड के लिए जो सबसे पहला निवेश करना शुरू करता हूँ, उसका रिटायरमेंट मेरे ध्यान में नहीं होता है, उसका एजुकेशन मेरे ध्यान में होता है, सबसे पहला ध्यान उसी पे जाता है। ओके, तो किसी भी पेरेंट के लिए उस चीज को हटाकर रिटायरमेंट की तरफ ध्यान देना तो पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, अगर आपके पास सरप्लस इतना है कि एजुकेशन के बाद भी आपके पास सरप्लस बचता है, आप उसके रिटायरमेंट के लिए भी कर सकते हैं, तो जो फैमिली सक्षम होंगी वो शायद एनपीएस पे जरूर निवेश कर सकती हैं। पर एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली जिसको कि तराजू में तोलना पड़ता है कि मैं बच्चों की एजुकेशन के लिए निवेश करूं या अपने रिटायरमेंट के लिए निवेश करूं, वहां पे एनपीएस वत्सल्य के लिए तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि पहले ही वो अपने खुद के रिटायरमेंट के लिए फाइट होती है वहां पे जब बच्चों की एजुकेशन की बात आती है। बिल्कुल, अपने रिटायरमेंट की फाइट रहती है, बच्चों के एजुकेशन की फाइट रहती है, और उसमें आप बच्चों के रिटायरमेंट को प्लान करें, ये थोड़ा सा मुझे भी मुश्किल लग रहा है जितेंद्र सर। एज अ मदर, एज अ पेरेंट, मुझे भी ये मुश्किल लग रहा है। वैसे बस जाते जाते एनपीएस ने अभी तक कैसा रिटर्न दिया है सर, थोड़ा सा, ताकि एक जो भी हमारे शो को देख रहे हैं उन्हें पता चल जाए किस तरह का रिटर्न एक्सपेक्ट करें। देखिए, एनपीएस में अगर वैसे आप रिटर्न देखें तो एनपीएस ने बहुत डिसेंट रिटर्न दिया है। इक्विटी पोर्शन ने 11% दिया है, ओके। कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड में अगर आप जाए 9%, 8% का रिटर्न है, तो रिटर्न वाइज एनपीएस ने अच्छा किया है, नो डाउट। ओके, ओके, उस लिहाज से एनपीएस लेकिन अच्छा प्रोडक्ट हो फाइनेंशियल सकता है, लोकल प्रायोरिटी प्रोडक्ट है। के हिसाब से एनपीएस वात्सल्य। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ओके। फाइनेंशियल प्रायोरिटी के हिसाब से, क्योंकि हम ज्यादा जब मास में जाते हैं तो हम मिडिल क्लास फैमिलीज को टारगेट कर रहे हैं सबसे ज्यादा। अब जैसा मैंने अभी कहा कि जहां मैं तराजू में तोलता हूँ कि एजुकेशन के लिए निवेश करूं या अपने रिटायरमेंट के लिए निवेश करूं, तो वहां पे तीसरा हिस्सा आना बड़ा मुश्किल है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, जितेंद्र सर, इस बातचीत के लिए बहुत अच्छा लगा। थैंक आपने यू। बहुत बेबाकी से समझा दिया कि भाई पढ़ाई या रिटायरमेंट, क्या चूज करेंगे हम अपने बच्चों के लिए। इस सवाल के साथ मैं आपको छोड़े जा रही हूँ, कमेंट बॉक्स में आपके जवाब का इंतजार रहेगा। पढ़ाई वर्सेस रिटायरमेंट, आप अपने बच्चों के लिए किसे प्रेफरेंस देंगे? शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। नमस्कार। को पावर्ड बाय टेक्नो।